हेलो वेटरन्स फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं अभी कुछ वीडियो मैंने बनाए थे, उनके कुछ कमेंट्स आए थे मेरे पास। पहले मैं उनके बारे में बता दूं, फिर मैं जो सामने ये लगा रखा है मैंने नोटिफिकेशन OROP का, और एक मैंने यहाँ पर एक गोल्डन मीन लिखा हुआ है किसी खास मकसद से, बाद में बताऊँगा। एक तो मेरे किसी व्यूअर ने पूछा है कि जो लाइफ सर्टिफिकेट सर ECHS वालों से ले रहे हैं, तो ऑन ड्यूटी जो सोल्जर्स हैं उनसे भी तो लिए जाएंगे। मैं आपको बताना चाहूँगा कि ECSH केवल रिटायर वालों के लिए होता है, ऑन ड्यूटी वालों के लिए नहीं होता। और लाइफ सर्टिफिकेट ये ECHS वालों के लिए हैं। मैं और आप एक बात बताना चाहूँगा कि OROP 2 और किस किस को नहीं मिलेगी, यानी 2/7/2019 को जो व्यक्ति रिटायर हुआ होगा या उसके बाद उनको ये OROP 2 लागू नहीं होगी। और दूसरा, हम जनरली भूल जाते हैं कि ये जो कैलेंडर ईयर 2018 है उसकी फिगर हमें दी जाएंगी और ये 1/7/2019 से लागू होंगी। लेकिन 1/7/2019 से लागू होने पर भी जो 1/7/2019 को जो मैक्सिमम ले रहा होगा उसको OROP का फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि वो ऑलरेडी ही मतलब मैक्सिमम ले रहा होगा और उसकी जो पेंशन है वो प्रोटेक्ट होगी। केवल और केवल जो 2018 से पहले के आए हुए जो पेंशनर्स हैं, इससे लगभग उन्हीं को फ़ायदा होगा, या 2019 में उनको फ़ायदा होगा जिनका ये एवरेज से कम पेंशन होगी। ये दो प्रकार से चलती है। एक मेरे व्यूअर ने और कहा कि हम बहुत शांति प्रिय हैं, हम वायलेंट एजिटेशन नहीं करते, इसलिए गवर्नमेंट हमारा नाजायज़ फ़ायदा उठा रही है। मैं आपको कहना चाहूँगा सर, आप वायलेंट एजिटेशन का विचार ही छोड़ दीजिए, अदरवाइज ये बहुत बड़ी मुसीबत में डाल सकता है और कहीं फंसा दिया ना किसी ने अपने स्वार्थ के लिए, तो ये आपकी पेंशन को भी खा सकता है। हम वहाँ तक नहीं सोच पाएंगे। कुछ मेरे व्यूअर्स कह रहे हैं कि सर सतवीर सिंह साहब अभी क्यूरेटिव पिटीशन पर जा रहे हैं और ये OROP को और अटकाएंगे। हम आपको बताना चाहते हैं, हम तो चाहते हैं ये जाएं, जिससे हमने जो कुछ भी कहा है वो सत्य साबित हो। हमने कह दिया कि इनको OROP से कोई लेने देना नहीं है, इनको चाहते हैं कि OROP नहीं मिले और जंतर मंतर पर इनको बैठने के लिए आदमी मिलते रहें। बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेसन्स। यदि हमारे मेजर जनरल सतवीर सिंह साहब क्यूरेटिव पिटीशन लेकर जाते हैं तो दे आर मोस्ट वेलकम, जाने दीजिए उनको, और उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। अब मैं आपको एक मेरे सामने मैंने ये नोटिफिकेशन जो OROP का था 2015 का, वो सामने लगा रखा है। और जो हमारे एडिशनल सॉलिसिटर जनरल साहब थे कोर्ट में, उन्होंने ये कहा था, जब माननीय सुप्रीम कोर्ट के वकीलों ने ये कहा था, जो जजों ने ये कहा था कि आपकी जो OROP है इतनी रंगीन नहीं है जितनी आप दिखा रहे हो, तो उनके बदले में उन्होंने कहा था कि हमारी जो OROP इस बार आएगी, जो मैक्सिमम उसमें होगा वो सारे तत्व उसमें शामिल होंगे, और जब हम उसको मिनिमम से मिलाएंगे तो उसका गोल्डन मीन बनेगा। मीन का मतलब एवरेज से मतलब है यहाँ, ये सुनहरा औसत बनेगा। अब सुनहरा औसत कैसे बनेगा, ये तो हम इसकी असेसमेंट करेंगे तब पता चलेगा। लेकिन पहले मैं ये बताना चाहता हूँ, देखो मैंने यहाँ पर लिखा है रैंक्स आर एज फॉलोज। अभी भी इस समय भी और जिस समय ये नोटिफिकेशन आए उस समय भी हमारे पास जो रैंक थे, सिपाही, नायक, हवलदार, नायब सूबेदार, सूबेदार और सूबेदार मेजर, ये रैंक हैं। और इनके इक्विवेलेंट्स आपके एयरफोर्स में और नेवी में भी हैं। अब ऐसा कोई भी रैंक नहीं है जिसके साथ में जो हमारे रैंक चले आ रहे हैं MACP 1 या MACP 2 लगा हुआ हो, क्योंकि MACP जो मिलता है वो केवल और केवल उन व्यक्तियों को मिलता है जिनका प्रमोशन नहीं हुआ है, और इनके साथ ये बताया जाता है कि ये आदमी इस रैंक में है और इसका प्रमोशन नहीं है, इसके लिए इसको एक इंक्रीमेंट एक दिया जाता है, MAC 1 दे दी गई है, और 2 इंक्रीमेंट मिले तो 2 MACP उनको दे दी गई हैं। यानी रैंक उनका सिपाही ही है, सिपाही से उनका रैंक नहीं बदला है। और इनके साथ में सबके साथ ऑनररी लगा हुआ है, जो लेटेस्ट अभी एक सम्मान के साथ में दिया जाता है जब वैकेंसी नहीं होती हैं, तो जो अच्छा काम करते हैं हमारे सोल्जर्स उनको ऑनररी के साथ भी सम्मानित किया जाता है। अब मैं पहले तो ये देखना चाहता हूँ, ये जो आपका नोटिफिकेशन है इसमें है, यहाँ लिखा हुआ है
to begin with pension of the past pensioners would be refixed on the basis of pension of retirees calendar year 2013। 2013 में जो रिटायर होंगे और कैलेंडर ईयर में जो पेंशन होगी उनकी, और नीचे बताया गया है मिनिमम और मैक्सिमम का एवरेज जो होगा वो उनको दिया जाएगा। इसका मतलब OROP-1 में जो करंट पेंशनर्स थे वो 2013 के थे, और इनकी जो पेंशन दी गई थी वो दी गई थी 1/7/2014 को जो तक जो रिटायर हुए थे, यानी उनके बाद तक को भी दी गई थी, और उनको भी उन्होंने पास्ट पेंशन में माना था। एक्चुअली पास्ट पेंशनर्स वो हैं जो 2013 से पहले या 2013 तक जो आए थे उनके लिए पास्ट पेंशनर्स हैं, लेकिन यहाँ भी यदि उनकी 2014 तक उनकी डेट कट ऑफ डेट थी तो उनको भी दिया गया, यदि उनकी पेंशन कम रही होगी एवरेज से तो उनको ये मिली होगी। और ये पेंशन जो मिलेगी, जो मैक्सिमम जिसकी पेंशन होगी वो OROP की फिगर से उनकी जो पेंशन है वो प्रोटेक्ट होगी। बड़ा स्पष्ट दे रखा है कि जो करंट पेंशनर्स हैं उनकी पेंशन पास्ट पेंशनर्स को दी जाएगी। अब करंट पेंशनर्स की इन्होंने परिभाषा दे रखी है, वही करंट पेंशनर्स होंगे। लेकिन ये जो करंट पेंशनर्स हैं, इन पेंशनर्स में ऐसा जो OROP जो दी जाएगी वो रैंक वाइज और उनकी कितनी सर्विस है उसके बाद दी जाएगी, और यूनिफॉर्म पेंशन होगी। इसका मतलब ये हुआ कि जब ये नोटिफिकेशन आया था उस समय हमारे साथ ये रैंक दिखाई दे रहे हैं, सिपाही, नायक, हवलदार, नायक सूबेदार, सूबेदार, यही रैंक थे, इनके सिवाय कोई भी रैंक नहीं था, यानी इनकी पेंशन पीछे वालों को जाएगी। अब इसमें यदि हम MACP लगा दें सिपाही के साथ में या नायक के साथ में या हवलदार के साथ में, मेन तो असर पड़ेगा इसका सिपाही पर और हवलदार पर, ज़्यादा पड़ेगा नहीं फर्क MACP का, यहीं ज़्यादा फर्क पड़ेगा। अदरवाइज जो प्रमोशन वाला होगा उसकी हमेशा ही पेंशन ज़्यादा होगी, और जो ACP वाला होगा उसकी पेंशन जो है प्रमोशन वाले से कम ही होगी, क्योंकि प्रमोशन लेके वो पहले ही अपने उस ग्रुप में जा पहुंचा है और जहाँ से उसको फ़ायदे मिल रहे हैं। तो अभी ये जो हवलदार सिपाही MACP 2 है, ये क्या है? ये केवल और केवल एक सिपाही है, और इसने MACP यानी 2 इंक्रीमेंट ले रखे हैं, जो ऐसे इंक्रीमेंट उस समय नहीं थे जो हमारे पहले वाले सिपाही 1996 से पहले, 2006 से पहले नौकरी करके चले गए थे। तो सिपाही को सिपाही से जब ये लोकेट करेंगे, सिपाही से सिपाही को जब ये पेंशन देंगे, तो स्वाभाविक सी बात है कि उसकी जो MACP है उसको मिलेगी। अब यहाँ निकल के बात ये आती है कि जो हमारे सॉलिसिटर जनरल साहब ने कोर्ट में कहा था कि हमारा जो मैक्सिमम होगा उसमें एक खास प्रकार के तत्व होंगे। अब तत्व तो कुछ नहीं है, MACP होगी, यानी कहने का मतलब यह है यदि किसी रैंक में MACP मिली हुई है तो उस रैंक को जब पेंशन दी जाएगी तो MACP के साथ दी जाएगी। ये गोल्डन मीन का ये अर्थ होता है, गोल्डन मीन का ये अर्थ होता है। मैं इस वीडियो को सिर्फ इसलिए बना रहा हूँ कि मेरी ये बात सरकार तक पहुँचे, DSW तक पहुँचे, PCDA तक पहुँचे, CGDA तक पहुँचे कि हमारे सॉलिसिटर जनरल साहब ने कोर्ट में ये वायदा किया है कि जो मैक्सिमम होगा उसमें वो सारे तत्व होंगे, और उन तत्वों से जब इसको हम मिनिमम से मिलाएंगे तो ये गोल्डन मीन निकल करके आएगा। और ये गोल्डन मीन ये कैसे निकालते हैं, क्योंकि ये भूल नहीं जाएं, ये गोल्डन मीन कैसे निकालते हैं और ने जो प्रतिज्ञा की है माननीय सुप्रीम कोर्ट में, उनको ये कैसे रखते हैं वो देखने लायक बात है। हम मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो इसकी जो बेस ईयर है, जो कैलेंडर ईयर 2013 है, तो स्वाभाविक सी बात है 5 साल के बाद जो बेस ईयर से मेल खाएगी, तो इसकी जो कैलेंडर ईयर 2018 होगी वहाँ की जो मैक्सिमम और मिनिमम फिगर्स होंगी वो एक साथ 2019 को दी जाएंगी। जिस प्रकार ये पहली वाली जो OROP थी एक साथ 2014 को दी गई थी। और इसमें कुछ नायक, हवलदार, नायब सूबेदार और सूबेदार मेजर, इनमें कुछ ऑनरेरी रैंक भी हैं। तो हम ये मान के चलते हैं कि जब ऑनरेरी नायब सूबेदार को रेगुलर नायब सूबेदार के बराबर मान लिया गया है पेंशन के लिए, सीनियोरिटी में नहीं, पेंशन के लिए, तो जितनी भी नायक लगे हुए हैं, चाहे ऑनरेरी नायक हों, चाहे ऑनरेरी हवलदार हों, चाहे ऑनरेरी सूबेदार हों या सूबेदार मेजर हों, तो उनको भी उतनी ही पेंशन दी जाए जो रैंक उनके साथ लगी हुई है, और वो जो रैंक इनके साथ लगी है वो दूसरी रैंक जो ऑनरेरी लगा हुआ है उसकी पेंशन पूरी की पूरी उनको मिलनी चाहिए। क्योंकि इसके लिए
आधार तो बन चुका है कि ऑलरेडी जो ऑनरेरी नायब सूबेदार है वो रेगुलर नायब सूबेदार की पेंशन ले रहे हैं। अब मैं चाहूँगा कि ये जो मैंने डाला है खास इसके लिए डाला है कि हम भारत सरकार को याद दिलाएं कि आपके जो सॉलिसिटर जनरल साहब हैं माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उन्होंने कहा है एक सवाल के जवाब में कि हमारा जो मैक्सिमम फिगर होगी पेंशन की हर एक रैंक के लिए उनमें सारे तत्व होंगे। तत्व और कुछ भी नहीं है, केवल और केवल उसमें MACP का फ़र्क है और सिपाही को 900 रुपये से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, बस 900 रुपये का फ़र्क पड़ेगा और तो सब बराबर वही रहेगा, क्योंकि 2 MACP भी कोई सिपाही ले जाएगा तो उसकी एक MACP के बराबर उसको पेंशन मिलेगी, आधी हो जाएगी। और यदि जिसने एक MACP लिया हुआ है उसके आधे के बराबर यानी 450 रुपये का फ़र्क पड़ेगा। तो कोई लंबा चौड़ा फ़र्क नहीं है, बड़ा सीधा साधा है। तो हम चाहते हैं कि ये भारत सरकार और भारत सरकार के डिपार्टमेंट जो भी इसमें संलग्न है, इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए कि क्या कमिटमेंट इन्होंने माननीय सुप्रीम कोर्ट के सामने किया है और इसको गोल्डन मीन के आधार पर ही इस OROP का लाया जाए और जो OROP 1 में जो खामियां रही हैं उनको पुनः ना दोहराया जाए। और मैं अंत में कहना चाहूँगा, हाँ आपकी बात सही है, हमारे पास बहुत खबरें आ रही हैं और ये बता रहे हैं कि जनता मंत्र पर बैठे जो हमारे एक्स सर्विसमैन हैं जो इस केस को कोर्ट में लेकर के गए थे, कोर्ट का केस हारने के बाद भी इनकी रिव्यू पिटीशन रिजेक्ट होने के बावजूद भी यदि ये क्यूरेटिव पिटीशन लेकर के जाते हैं तो स्वाभाविक सा है कि इनकी मंशाएं और हैं, इनकी मंशाएं किसी भी तरह से हमें OROP दिलाने की नहीं है। हमारे कुछ और भी व्यूअर हैं, वो कहते हैं कि यदि जनरल साहब सुप्रीम कोर्ट नहीं जाते तो हमको OROP नहीं मिलती। मैं उनको बताना चाहता हूँ कि जनरल साहब के जाने से पहले ही 7/11/2015 को भारत सरकार ने OROP नोटिफिकेशन निकाल दिया था। उनमें उनका कोई व्यक्तिगत योगदान नहीं है, उसमें सारे के सारे जो भूतपूर्व सैनिक थे पूरे देश के उनका योगदान है, उनके परिश्रम का फल है। और इसका जो नायक थे वो लेफ्टिनेंट कर्नल इंद्रजीत सिंह साहब थे और उधर से जो रक्षा मंत्री दिवंगत रक्षा मंत्री श्री मनोहर पर्रिकर जी थे, उनको बहुत बहुत धन्यवाद हम देते हैं और उन्हीं का योगदान है। आप लोगों ने तो सिर्फ इसको पेमेंट को अटका रखा है, हमें ये पता नहीं चलता कि आपने इसको क्यों अटका रखा है। बस मैं इसको यहाँ ही ख़त्म करता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद।